Hi everyone. So I welcome you all to our fourth lecture for our chapter Mathematics and Physics Foundation for JEE। तो अभी तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस का आइडिया दे दिया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका फिजिक्स में यूज़ कैसे करते हैं। आई होप आपको इतना टाइम मिला होगा कि आप वो सारी फार्मूलाज रिवाइज कर पाए होंगे। तो एक बेसिक सा आपका एप्लीकेशन होता है ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इन फिजिक्स, दैट इज फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ क्वांटिटी, ऑफ अ वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। सो सबसे पहले तो हम बेसिक से ये शुरू करेंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो देखिए, पहले ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ बना सकते हैं हम अगर कोई क्वांटिटी वेरी करती है। मान लो कोई क्वांटिटी y है जो आपका x पे डिपेंड करती है। सो इफ़ वी हैव अ क्वांटिटी y, इफ़ वी हैव अ क्वांटिटी y विच डिपेंड्स अपॉन x, है ना। तो वी नो दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और उसका ग्राफ आपको यहाँ दिया हुआ है ना। इस तरह से कर्व बन रहा है, कैसे वेरी कर रहा है x की वैल्यू चेंज करने के साथ। तो ये सारा आपको पता है। तो इफ़ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x, है ना, किस तरह से, जैसा हमारा ग्राफ है जो मैंने आपको साइड में दिया हुआ है ना। तो आप क्या इस ग्राफ से ये पता कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है y, इसकी ये जो पॉइंट है दिस विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और यहाँ पे जो है दिस विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो यही होता है किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमा या मिनिमा। अब यहाँ पे दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, एक लोकल एक यूनिवर्सल। लोकल मतलब कि अगर किसी ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा है तो किसी छोटे से एरिया, इससे इस पोर्शन इससे इस पोर्शन में मतलब आपका बहुत सारे मिनिमा होते हैं, तो किसी लोकल एरिया का मिनिमा। अदरवाइज उन मिनिमा में से भी जो सबसे बहुत छोटी वैल्यू होगी, मान लीजिए दो मिनिमा है इस ग्राफ के, है ना। तो ये एक लोकल मिनिमा एक लोकल मिनिमा। तो ये आपका क्या होता है, ये सबसे मतलब कम वैल्यू है। इन दो लोकल मिनिमा में भी सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल मिनिमा, है ना। यूनिवर्सल मतलब पूरे ग्राफ का ओवरऑल, है ना। तो ये सारी मतलब आपका टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको शायद इंग्लिश से भी आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, जो उनका नाम है उससे। तो इसमें मुझे बताने की नीड नहीं है, हम इसमें देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास ग्राफ दिया है उसको ध्यान से समझिए। ये आपके पास ग्राफ है ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या है मैक्सिमा, यहाँ पे क्या है मिनिमा। अब हाउ टू यूज आर डी वाई बाई डी एक्स इन अ मैनर कि हम इस ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ पे है, मिनिमा कहाँ पे है, वो पता कर पाएँ, और कितना है वो पता कर पाएँ। मतलब कि एक तो होता है कि आपका जैसे इस ग्राफ के लिए मैक्सिमा कहाँ पे है, एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मैक्सिमा आए, किसके लिए, x1 के लिए, किसके लिए, x1 के लिए। और मिनिमा कहाँ पे है, x2 पे। ठीक है। तो ये तो आ गया मिनिमा आपका उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना, कि x1 के लिए मैक्सिमा ये, और मिनिमा का एक्स कोऑर्डिनेट है आपका x2, मैक्सिमा का x1। अब पूरे पॉइंट के लिए तो आपको प्लेन में अगर दिखाना हो तो x, y चाहिए। तो अब ये बताओ कि मैक्सिमा तो x1 के लिए आता है, लेकिन होता कितना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है ग्राफ में जो वैल्यू ले रहा है। तो दैट इज सिंपली ये मान लूँ मैं, है ना, y1 मान लूँ। और ये जो ग्राफ की ये y वैल्यू है जो मिनिमा पे आ रही है, सबसे छोटी y वैल्यू, दैट इज y1 इज योर मैक्सिमा। ये मैक्सिमा एट x1, मैक्सिमा एट x2। y1 इज मैक्सिमा, y2 इज मिनिमा। क्या आपको दोनों में फर्क समझ आ रहा है। तो मैं मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लेन में, दैट विल बी x1 कॉमा y1, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और मिनिमा के लिए x2 कॉमा y2। ये आपको समझ आना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो मुझे आपको समझाना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है दिस इज़ योर मैक्सिमा ऑफ दिस वाई क्वांटिटी या कर्व का, है ना। दिस इज़ योर मिनिमा। अब मुझे ये बताओ मैं क्या करूं कि मैं इसको फिजिकली डिराइव कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो देखिए, अगर मैं बात करूं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपको कर्व कैसी दिख रही है। देखो, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे जहाँ मिनिमा है, कर्व ऑलमोस्ट कैसी हो चुकी है, ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, ऑलमोस्ट पैरेलल हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट पैरेलल कर्व
कि स्लोप क्या होगी। देखो इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, पैरेलल है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के लिए tan 0 क्या होगा, स्लोप होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा एट दैट पॉइंट, है ना, स्लोप हमने पढ़ा था, कितना आएगा tan 0 0 आएगा। और आप खुद सोचो यहाँ पे स्लोप क्या चेंज हो रहा है, क्या y की वैल्यू x के साथ चेंज हो रही है, नहीं, कांस्टेंट होगी, तभी तो प्लेन आया, अगर ऐसे आता या ऐसे आता तो चेंज होता है ना। तो आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट है वहां पे एक इंस्टेंट के लिए आपका क्या होता है, एक छोटे से इंटरवल के लिए आपका y जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और y कांस्टेंट है मतलब नो चेंज, y की वैल्यू में क्या आ रहा है, नो चेंज। तो मैं अगर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x देखूं, दैट शुड बी 0 विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, या स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, है ना। तो ये आपको पता है लास्ट क्लासेस से। तो हमने पहला पॉइंट क्या डिराइव किया, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे आपका चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है, 0, बिकॉज आपका ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है ना, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, आपका ये पॉइंट जो होते हैं ये, है ना, ये अगर ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है तो ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, पैरेलल, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x 0, बिकॉज y आपका चेंज नहीं करेगा इतने से इंटरवल के लिए, पॉइंट मतलब एक, अगर आप इसको जूम करके देखो, देखो अगर आप यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग लेंस लगा लो तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ना, देखो लाइन बन चुकी होगी ना, पॉइंट को अगर आप जूम करो, है ना, छोटी सी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है, चलो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ x का फंक्शन मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब क्या होता है कि जब हम जनरली जब फंक्शन में चेक करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करके, तो एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी, वो x की वैल्यूज आपकी क्या बताएंगे कि कहाँ पे मिनिमम और कहाँ पे मैक्सिमा है ना। लेकिन अब मुझे ये बताओ, आपके पास तो x की सिंपली वैल्यू आएंगी, मान लो 1 और 2 आई, x1 ये आया, x2 ये आया, 2 पॉइंट आ गए। अब आपको क्या पता कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है, कैसे चेक करूंगा, एक तो है कि y की वैल्यू देख लूँ, इस x के लिए y, इस x के लिए y, तो ऑब्वियसली जो मिनिमम होगा उसके लिए वैल्यू कम आएगी, जो मैक्सिमम होगा उसके लिए वैल्यू ज़्यादा आएगी, प्लस माइनस नहीं, मतलब कम ज़्यादा, है ना, माइनस प्लस वो आपको पता है कि साइन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना, माइनस में भी आपका कम जाएंगे तो वो वैल्यू आपको फ़र्क पड़ता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स ऑल्सो अबाउट द साइन एसोसिएटेड विद इट, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक और चीज़ समझता हूँ, देखो अगर मैं इसको सिर्फ मैक्सिमा को समझूँ, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन को जूम करते हैं, तो देखो मैक्सिमा पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमने बोला कि एक इंस्टेंट के लिए पैरेलल हो गया तो y में चेंज नहीं हो रहा, तो dy बाई डी एक्स क्या आया, या y डैश क्या आया एट दिस पॉइंट x1, कौन सा, y डैश एट x1 इज 0, है ना। और ये हमारे को ग्राफ से पता चल रहा है मैक्सिमा, बट जब आपको ग्राफ नहीं दिया होगा तो आपको पता करना होगा, तो कैसे पता करें, ठीक है, इक्वेशन से कैसे पता करें। तो देखो ध्यान से, क्या मुझे ये दिख रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस पॉइंट के एग्जैक्ट पहले ये पॉइंट जो है, ये वाली जर्नी है ना, इस एग्जैक्ट ये यहाँ पे जब आप चल रहे थे मैंने आपको बताया था स्लोप पता करो, तो स्लोप कहाँ को है, ऊपर को ऊपर को ऊपर को, किस में है, प्लस में है, यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे 0, इधर होगी नेगेटिव, है ना। तो आपका स्लोप क्या हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, पहले प्लस थी, फिर एट पॉइंट 0 फिर नेगेटिव, है ना, ऐसे जा रहे हो आप, है ना, स्लोप में। तो स्लोप क्या हो रहा है, अब देखो स्लोप होता था dy बाई डी एक्स, अब मुझे ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट चेंज इन स्लोप क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट, स्लोप बढ़ रही है घट रही है, दिख रहा है आपको, प्लस की वैल्यू थी। अब अगर मैं और ज़्यादा इसको बताऊं तो देखो पहले यहाँ पे प्लस की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, स्टीप स्लोप है, फिर प्लस की वैल्यू घटेगी, फिर और घटेगी, फिर 0 होगी, फिर माइनस में, पहले एक मतलब आपका डिसेंट सा स्लोप होगा, फिर और ज़्यादा तो माइनस बढ़ेगी, मतलब कि ऐसे होगा, मान लो +7 +6 +5 +4 0 -1 -2, है ना। स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले घट रही है फिर बढ़ रही है और साइन भी आपका चेंज हो रहा है। तो मुझे ये बताओ चेंज इन स्लोप इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, नेगेटिव, घट रही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं स्लोप को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम एक्स में चल रहे हैं तो जो स्लोप है दैट इज डिक्रीजिंग, तो चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स अबाउट मैक्सिमा इज लेस देन 0। क्या ये आपको समझ आता है। अब मुझे बताओ चेंज इन स्लोप क्या होगा, स्लोप तो क्या है dy बाई डी एक्स, ये चेंज इन, ये स्लोप है, इसका चेंज क्या होगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, तो ये आपको आगे भी पता चलेगा। दिस शुड बी
लेस देन 0। इसको लिखने का तरीका ये होता है, या तो आप सिंपली जैसे मैंने बताया वैसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, है ना। ठीक है, ये आपका कैसा होना चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर, मतलब आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, दिस शुड बी लेस देन 0। तो जो ये वैल्यू आएगी दिस विल बी योर मैक्सिमा। और यहाँ पे आप डिराइव कर सकते हैं, देखो इस पॉइंट के अबाउट पहले स्लोप क्या थी, नेगेटिव, यहाँ पे क्या हुई 0, फिर होगी पॉजिटिव। स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप में चेंज क्या हो रहा है, चेंज इन स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि dy बाई डी एक्स आपका स्लोप है, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो ये सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स टू, है ना। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दिस शुड बी एट मिनिमा, अबाउट मिनिमा, दिस शुड बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिक स्टेप क्या थे, सबसे पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, your dy by dx और स्लोप ऑफ कर्व इज 0, है ना, tan 0 0। दूसरा पॉइंट क्या था, अब हमें ये पता करना है विच वन इज मैक्सिमा, क्योंकि आपके यहाँ से इक्वेशन सॉल्व, मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, कुछ वैल्यूज आएंगी x1 x2 समथिंग, है ना। अगर एक ही आई तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो वो देख लेना वैल्यू पुट करके। तो विच वन इज मैक्सिमा और मिनिमम। अब देखो इसका एक तो सिंपल तरीका होता है, तो वो तो ऐसा है कि मतलब लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो आप क्या कर लो, अगर x1 x2 है पुट करके देख लो, इसके लिए y1 y2 आएंगे, कंपेयर करके देख लो, तो जो बड़ी है वो मैक्सिमा होगा, जो छोटी है वो मिनिमा होगा। ठीक है, बट फायदा क्या है फिर, आपने अगर मैथ्स पढ़ा है इतना, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा कि जब मैक्सिमा होता है तो यहाँ पे स्लोप इसके जस्ट पहले +0 माइनस, मिनिमा होता है तो -0 प्लस। तो आपको मैंने क्या बताया था, देखो इस पॉइंट के अबाउट, मैक्सिमा के अबाउट, चेंज इन स्लोप, मैक्सिमा के अबाउट पहले +0 माइनस घट रही है ना। ठीक है, तो चेंज इन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन स्लोप अबाउट मिनिमा, है ना, ये मिनिमम वैल्यू, इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज पॉजिटिव है, चेंज पॉजिटिव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या ही समझ आता है। तो अब चेंज निकालने का तरीका तो आपको पता था, जब आप x के अबाउट चल रहे हो तो पहले +0, तो x के अबाउट आप स्लोप का चेंज देख रहे हो, पहले आप y का चेंज देखते थे, दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा। अब स्लोप लिख दो, स्लोप तो क्या होता है dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसका मतलब आपने क्या किया है, एक बार जो डिफ्रेंशिएशन करके इक्वेशन आई थी उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, मतलब आपने एक्चुअल y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, कितनी बार, 2 बार। उसको लिखने का तरीका होता है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, या तो y डबल डैश, दिस शुड बी एट मैक्सिमा शुड बी लेस देन 0, और आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ y डैश मिनिमा शुड बी ग्रेटर देन 0, y डबल डैश आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ये आपको समझ आता है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, है ना। सेकंड, इस इनको आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सारी टर्मिनोलॉजी की नीड नहीं है, आप बस इसको सॉल्व करना सीखो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस, है ना, ताकि हम इनको सॉल्व कर पाएँ प्रैक्टिकली। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले लिखा है द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड u इज गिवन बाय दिस फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। अब मुझे ये बताओ, देखो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा है, क्या इक्वेशन कैसे बनी, ये सारा आपका अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स में सिखा दूंगा मैं आपको। आपको इक्वेशन की टेंशन लेनी है, क्यों लिखी है, आपको अभी बस यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको आगे ना प्रोजेक्टाइल में ये बहुत काम आएगा। देखो आपको क्या बोला है, द हाइट रीच्ड इन टाइम टी, है ना, द हाइट रीच्ड इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, आपने एक पार्टिकल है ना, उसको ऊपर फेंका, जैसे पत्थर फेंक दिया आसमान में, है ना, उसको स्पीड से फेंका है, कितने स्पीड से फेंका आपने ऊपर को, u स्पीड से, है ना, इनिशियल स्पीड। और उसकी आपको इक्वेशन दी है कि किसी भी सर्टेन टाइम टी पे उसकी हाइट ऐसे वेरी करी है, इस इक्वेशन के अबाउट, कि आपको टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पर हाइट निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर लो, u आपको पता है ये, है ना, u आपका इनिशियल वैल्यू जो आपको एग्जैक्ट पता होगी, तो इट इज़ नॉट अ वेरिएबल, टाइम इज अ वेरिएबल, है ना, इनिशियल वैल्यू आपको पता होगी। तो फाइंड द टाइम टेकन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। अब आपको हाइट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज ut माइनस हाफ gt स्क्वेयर, आपको निकालना है टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, किस टाइम पे। तो मैं अगर ऐसे बनाऊं, मान लो
वैसे आपको पता है ये पैराबोला होगा ना, बट मैं ये बोलूँ हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है। तो जो भी कर्व होगी आपको वो टाइम निकालना है जहाँ पे हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या ये समझ आता है आपको, है ना। तो आपका वैसे भी आपको पता है हाइट आपका इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, है ना। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको टाइम के साथ पहले एक मैक्सिमम हाइट फिर डिक्रीज होगी, ऐसे होगा, पैराबोला होगा, डाउनवर्ड फेसिंग, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट पे आपको ये नहीं पूछा है कि हाइट आपका मैक्सिमम कितनी होगी, आपको ये पूछा है किस टाइम पे होगी, आपको एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है ना। तो आपको दोनों में फर्क पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालना, मुझे ये पता है कि जैसे ही आपका स्टोन ऊपर पहुंच जाएगा तो एक इंस्टेंट के लिए क्या होगा, जैसे नीचे से फेंका है, ठीक है, पत्थर फेंका नीचे आया वापस। अब इस पॉइंट पे जब इस पत्थर को फेंका आपने, पहले क्या होगा, ये बहुत फोर्स होगी, है ना, बहुत स्पीड होगी। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेविटी इस पे काम करेगी तो इसकी स्पीड कम होगी, फिर एक पॉइंट के बाद ग्रेविटी इसको पीछे खींच लेगी। ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट है। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका पत्थर स्टिल हो जाएगा, तो इसका चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब चेंज इन हाइट एट दिस इंस्टेंट जो कि मैक्सिमम है। मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स, जैसे वाई एक्स कर्व होता है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मिनिमम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एच टी कर्व है, तो डी एच बाई डी टी, है ना, शुड बी इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू पुट करो जीरो, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो पहले तो आप क्या करो, एच ये है एज अ फंक्शन ऑफ टी शुड बी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन बनेगी, आप सॉल्व करेंगे, है ना, आपको मैंने सिखाया। तो इसको अलग अलग करके कर लेते हैं, यू टी को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यू तो क्या है, यू आपको पता है कि इनिशियली किसी स्पीड से फेंका यू, तो इनिशियल स्पीड तो वेरी नहीं करेगी, मतलब आपका स्पीड अलोंग द पाथ वेरी करेगा, बट इनिशियल स्पीड मान लो आपको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो एक बार फेंक दिया तो वो 10 फिक्स हो गई है। अब अलोंग द जर्नी नहीं होता है, यू इज सिंपली इनिशियल स्पीड, है ना। आपको ये नहीं बोला था कि स्पीड अलोंग द पाथ, है ना, वो होता है तो अलग चीज़ होती। उसके लिए अलग से आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, तो यू कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया, तो डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो वन हो जाएगा, तो ये आ गया यू फर्स्ट, है ना, ये वाला सॉल्व हो गया। माइनस हाफ बाहर ले लिया, जी भी बाहर ले लिया, जी की वैल्यू फिक्स होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, है ना, आपने पढ़ा है पहले भी। डिफ्रेंशिएट किया टी स्क्वायर को, तो ये आपका पावर रूल टू आ गया टी वन, है ना। तो ये कितना आ गया आपका, देखो ध्यान से, आपका आ गया ये, यहाँ पे कर देता हूँ मैं ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास, तो आपके पास अभी तक क्या आ चुका है, u माइनस टू जी टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन फॉर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या आएगा, आप वैल्यू देख लो, ठीक है। आपको t की वैल्यू चाहिए एट टाइम t, ठीक है। तो आप क्या कर लो, टू जी टी बाई टू उस साइड ले लूँ, इज इक्वल टू यू, टू से टू गया तो टाइम क्या आ जाएगा, u बाई जी। अब देखो यहाँ पे तो टी की एक ही वैल्यू आई, मतलब ग्राफ आपका ऐसे नहीं होगा, मतलब दो बार फ्लिप नहीं करेगा, सीधे ऐसे आ गया। तो इसमें ग्राफ में मिनिमा है ही नहीं, है ना, मिनिमा यही पॉइंट है जहाँ से फेंका है, मतलब ग्राउंड लेवल, ठीक है, वो निकालने की नीड नहीं है। मैक्सिमा ये आया कितना, किस टाइम पे आया, यू बाई जी। अच्छा कितना आया उसके लिए आप एच जो है एज अ टी फंक्शन, उसमें टी की वैल्यू यू बाई जी पुट करोगे, ठीक है, आपका ये आ जाएगा मैक्सिमा की वैल्यू, बट आपको मतलब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट, आपको एच नहीं पूछा, आपको पूछा है कि फाइंड टी एट विच द हाइट विल बी मैक्सिमम। तो टी क्या आ जाएगा, यू बाई जी। तो दिस इज योर सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू यू बाई जी, ये आपके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है, हम आगे करेंगे इनको काइनेमेटिक्स में, बट आपको अभी के लिए सिंपली डिफरेंशिएशन का सिग्निफिकेंस समझना है ना। तो आगे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन, a metal ring is being heated so that at any instant of time, तो एक आपका मान लो ऐसे रिंग है एक, ठीक है, तो मेटल रिंग है ये मेटल की, इसको हीट कर रहे हैं, है ना, फायर से या किसी भी चीज़ से। तो क्या होगा, मान लो हमें ये बताया जा रहा है कि आपका एरिया जो है, अब आप किस चीज़ को हीट करो तो क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है ना। तो हमें वही बोला है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इन सेकेंड, तो आपका किसी एक सर्टन टाइम टी पे आपका एरिया जो है, इट वेरीज विद टाइम, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है 3t² प्लस टी बाई थ्री प्लस टू, है ना, मीटर स्क्वेयर, है ना, एरिया का यूनिट। तो आपको पूछा है कि एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया इज चेंजिंग विद टाइम, फंक्शन ऐसे ही दिया ना, ए एज अ फंक्शन ऑफ टी, जैसे वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाई डी टी।
डिफ्रेंशिएट करो सबको अलग अलग, ठीक है। डी ऑफ 3t² बाई डी टी, है ना, अलग अलग एडिशन। डी ऑफ t/3 विद रिस्पेक्ट टू डी टी प्लस डी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब देखो ध्यान से, बार बार बताने की नहीं है, 3 कांस्टेंट बाहर, t² में पावर रूल लगा तो 2t आ गया, प्लस अब इसमें 1/3 बाहर, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, है ना। आप पावर रूल लगा लो चाहे, t की पावर 1 को 1 आगे आ जाएगा तो t की पावर 1 - 1, t की पावर 0, समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1, चेंज 0 तो 2 तो कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 + 1/3। तो एरिया का ये क्या आ गया, dA/dt। तो मैं लिख सकता हूँ ये किस टर्म्स में आएगा, एरिया मीटर स्क्वेयर टाइम सेकेंड। तो इस रेट से आपका एरिया जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt आ गया। आपको dA/dt निकालना है एट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो कुछ नहीं है, dA/dt आपको पता है, दिस इज सिंपली 60 + 1/3, ठीक है। तो आपको निकालना है दिस dA/dt एट टाइम t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू 10 पुट कर दूँ, 6 × 10 + 1/3 कितना आ जाएगा, 60 + 1/3 क्या आ जाएगा, 360, 180, 180 1/3, 180 1/3। और यूनिट क्या होंगे, एरिया मीटर स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, है ना। ये आप यहाँ पे से निकाल सकते हो dA/dt से। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया आपके पास 180 1/3 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, है ना, एट टाइम t इक्वल टू 10। इस तरह से आपका एरिया जो है वो चेंज हो रहा होगा, है ना, प्लस में है मतलब एक्सपेंड हो रहा है, प्रूफ हो चुका है ना। तो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, आपके पास एयर बबल है ना। तो ये क्या हो रहा है आपका, तो आपको बोला है कि रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली एक्सपेंड कर रहा है एट अ रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो रेडियस लेंथ की तरह होता है तो यूनिट सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो कुछ ऐसा है ना, y/x dy/dx। अब यहाँ पे क्या है, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, एरिया का मतलब आपका रेडियस का चेंज क्या है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है। तो dr/dt दिया आपका +0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम dv, चेंज इन वॉल्यूम। इंक्रीज तो चलो हम देख लेंगे, इसने पहले ही फिक्स कर दिया कि प्लस होगा क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, बट वो साइन से हमारा वैसे भी आ जाएगा प्लस में। व्हेन द रेडियस इज, तो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज, तो कुछ नहीं दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। व्हेन r इज 1 सेंटीमीटर, है ना, r इज 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं dr/dt मुझे पता है, तो सबसे पहले मुझे dv/dt करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले b को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपको वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता भी होना चाहिए, है ना, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये स्फीयर होता है, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, 4/3 πr3, है ना। तो अब मैं इसको निकालूं dv/dt, तो dv/dt। अच्छा अब आपको यहाँ पे पता चला ये r कांस्टेंट नहीं होगा, ये r वेरी कर रहा है। तो आपको एक और चीज़ पता चलनी चाहिए कि r वेरी कर रहा है लेकिन आपको डिफरेंशिएट तो t के रिस्पेक्ट में करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि वेरिएबल कुछ अलग हो तो आप क्या करो, पहले उसको सेम मान के कर लो चेन रूल की तरह, आगे आप उसको एक बार बस dr/dt की टर्म ले आना है ना। तो आप क्या करो, अब देखो ध्यान से, तो d ऑफ 4/3 πr³/dt, है ना। तो मैं कांस्टेंट बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा d ऑफ r³/dt। अब r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मतलब एट एन इंस्टेंट दिया है बट आपको फंक्शन नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, r³ को अगर ये t³ होता तो क्या होता है, ये देखो 4/3 पाई तो आपका एज इट इज, r³ आपका t³ होता तो ये होता 3r² हो जाता डिफरेंशिएशन इनटू। तो एक बार इसको जैसे t³ मान के, अब जो अंदर जो चीज़ है उसको भी करो, मैंने आपको बताया था dr/dt वैसे ही आ गया, या आप इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो dr³/dt क्योंकि आपको नहीं पता तो आपको dr³ को पहले r के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इनिशियल चीज़ है dr³/dt वो तो ये है, आपने बस इसको एक्स्ट्रा लाया तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बस ये बन गया, यही तो बन गया 3r², है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 3 से 3 गया तो ये आ जाएगा आपका 4πr² dr/dt, है ना। दिस इज योर dv/dt, है ना। क्या ये भी r पे डिपेंड कर रहा है, हाँ। अब मुझे निकालना है कि dv/dt एट r इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दूँ, मेरे पास 4π, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt, 4π 1 का स्क्वायर 1 इंटू dr/dt मेरे पास पहले से दिया है हाफ
सेंटीमीटर पर सेकेंड समथिंग है ना, ये यूनिट तो एडजस्ट हो जाएंगे। और वैसे ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 से 4 है ना, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट यहाँ पे सारे सेंटीमीटर है ना, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और प्लस में आया तो वैसे भी आपको दिया भी था क्वेश्चन में, इंक्रीज होगा है ना, तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व दिस। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक रैंडम कर्व दिया है, पैराबोला ही होगा है ना, और कैसे वेरी करेगा देखो, सिमेट्रिक है नॉन सिमेट्रिक है ये सब आपको पता होना चाहिए है ना। कुछ माइनस का फैक्टर आ रहा है तो सडन बेंड या कुछ टर्न आ सकती है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। अभी मुझे ये बताओ, आपको कर्व दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, दैट इज 3x² - 7x + 5। आपको किसी एक पॉइंट प्लेन पे होगा x, y 1, 1, x की वैल्यू 1, y, 1 पे आपको क्या करना है, x एक्सिस के साथ जो भी ये मान लो ऐसे कर्व है मान लो, ठीक है, तो इसका जो अगर मान लो फाइंड है, जैसे मान लो ये पॉइंट है मान लो 1, 1, ठीक है, ये पॉइंट आगे 1, 1 मतलब आपका 1, 1, ये x में 1, ये y में 1 है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो टेंजेंट बनाओगे आप कर्व के साथ, उसका x के साथ एंगल देखना, ये थीटा। तो आपको लगा नहीं कि ये एंगल तो आपका कैसे यूज होता था, स्लोप के लिए यूज होता था ना, tan ऑफ दिस एंगल, तो ये एंगल निकालना है तो आप क्या करो, स्लोप निकाल लो। तो स्लोप क्या होगा, dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 3 बाहर, x² का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस 7 बाहर, x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 5 का 0, क्या जाएगा, dy/dx फॉर दिस कर्व इज 6x - 7, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द कर्व, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट x। तो मैं क्या देख लूँ, देखो ये अगर कर्व है इसकी इस पॉइंट पे 1, 1 पे अगर आपको ऐसे मिल जाए टेंजेंट, तो इसकी जो स्लोप होती है तो वही तो आपको निकालना आता है। तो dy/dx में किस पॉइंट पे निकालना है आपको, मतलब एंगल 1, 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, x पे वेरी कर रहा है ना, x 1 है तो 1 पुट कर दो, 6 × 1 - 7, तो ये आ जाएगा 6 - 7 - 1, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो -1 आ गया, तो मतलब कि आपका स्लोप ऑफ द कर्व एट 1, 1 इज इक्वल टू -1। इससे हमें क्या पता चलता है कि स्लोप m दिस शुड बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय टेंजेंट एट 1, 1 विद x एक्सिस, है ना, कि ये आपका देखो माइनस में है मतलब कुछ ऐसे ही होगा है ना, आपको पता है डाउन द, मतलब अगर ऐसे है तो यहाँ पे मान लो 1, 1, तो ये आपका माइनस आ गया -1। तो इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट है इसका जो एंगल होगा थीटा, वो आपको निकालना है ना। तो वैसे भी आपको पता है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, tan नेगेटिव होता है, वो सब आपको रहने दीजिए, आप सिंपली ये निकालिए वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, tan थीटा इज इक्वल टू -1 होना चाहिए ना, माइनस तो आपको पता ही है ना, माइनस तो आपको पता है कि आपका देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ इसको ध्यान से, है ना, यहाँ पे थोड़ा ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप 45 ले लें, नहीं, देखो अगर मैं साइन आपको वैसे भी निकालना आता है ना, ऐसे निकालिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है tan थीटा से 1, तो थीटा आपका 45 के लिए 1 आता है। बट अगर मैं tan 45 को मान लूँ फिर, तो वो तो -1 नहीं होता ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि आपका कर्व अगर ऐसे है माइनस स्लोप के लिए, तो एंगल अब आपका एक्यूट एंगल नहीं होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो आपका एक्चुअल में जो आपका एंगल आता है ना स्लोप ऑफ द कर्व के लिए, जो मतलब अगर आप ये tan थीटा मॉड लेते हो तो थीटा शुड बी शॉर्टेस्ट एंगल, तो शॉर्टेस्ट एंगल ये है, तो थीटा ये आ गया, ये 45 आ गया, तो पॉजिटिव x ये है, इसके साथ इस टेंजेंट का जो एंगल है दैट शुड बी 180 - 45, दैट विल बी 135, तो आपका थीटा आ जाएगा दैट विल बी 135 डिग्री। दिस इज योर आंसर। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था आप चेक करके देख लो, दिमाग लगाओ, tan थीटा कैन नेवर बी -1 फॉर 45 डिग्री, है ना, क्योंकि जब भी आप एंगल बताते हो x के साथ किसी भी टेंजेंट का, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी, शॉर्टेस्ट तो ये होगा, उससे हमारा आता है tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होता है दिस इज शॉर्टेस्ट, दिस इज शॉर्टेस्ट, है ना, तो आपको ये याद रखना है। अदरवाइज आपको अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू -1, क्योंकि आपकी वैल्यू 0 से 180 में वेरी कर सकती है ना, 0 में आपको ऑलमोस्ट पैरेलल, 180 में आपको ऑपोजिट साइड को, है ना, पैरेलल तो वो भी हो गया, एंटी पैरेलल, है ना, अगर मैं टू बी स्पेसिफिक, है ना। तो मुझे ये बताओ 0 से 180 में क्या आपको -1 tan कहाँ आएगा, पहले तो 45, अब 45 कहाँ,
यहाँ वाला नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सेकंड वाला 45, तो 90 प्लस 45 कर दूँ या 180 माइनस 45, है ना, तो ये हो जाएगा 10। तो ये 45 माइनस कर दूँ, तो ये जो एंगल है प्लस के साथ, दैट शुड बी 135 डिग्री, है ना। मुझे पता है अभी आपको शुरू शुरू में ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। ये सारी प्रैक्टिस करने का पॉइंट ही है कि आपको चीज़ें नहीं लगे, आपका ब्रेन थोड़ा काम करना शुरू करे। जो भी आपने आज तक चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप खुद को, मतलब द पर्सन हु इज़ इन द कंफर्ट जोन, जिसके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से खुद को एनालाइज कर रहा है। शुरू में दिक्कतें आएंगी, तभी आपका लेवल अप होगा, और यही आपको चीज़ें समझनी है। बार बार चीज़ें समझो, थोड़ा थोड़ा, आज कुछ 10% समझ आएगा, एक बार और वीडियो देखोगे, एक बार और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कुछ नई चीज़ क्लियर होती है। हमेशा याद रखना, जब भी आप रिवाइज करते हो चीज़ों को, जब भी आप चीज़ों को बार बार ट्राई करते हो, तो फर्स्ट बारी में आपको एक एंगल दिखेगा, एक पर्सपेक्टिव होगा। सेकेंड टाइम जब आप उसको ट्राई करोगे, तो आप उसमें और ज़्यादा क्लियर होगे, और आपको पता चलेगा अच्छा लास्ट टाइम जो मैंने देखा था वो एक्चुअल में उसका जो डेप्थ है वो ये है ना। तो चीज़ें लिंक होना शुरू होती हैं जब आप उसको बार बार अपने ब्रेन को उसके उस पे, मतलब आपका जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग है वो करते हो, ब्रेन को ट्रेन करते हो, तभी होता है ना। ये शुरू शुरू में टफ लगेगा तो ही अच्छी बात है। अगर आप इजी क्वेश्चन पकड़ोगे, देखो अगर मैं सिंपली मैं आपको ये पूछता रहूँ कि बताओ भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता। आपको अपने ब्रेन को क्या करना है, ब्रेन इज जस्ट लाइक द सेम थिंग। जैसे आप अपना जिम जाते हो, है ना, मसल ट्रेनिंग करते हो, तो आप वेट बढ़ाते जाते हो, क्यों बढ़ाते हो, है ना, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग क्यों करते हो। अगर आप मान लो 2 kg से करते रहोगे, तो आपकी मसल तो स्ट्रांग हो जाएगी, बट वो 2 kg फिर बाद में उसके लिए बैरियर फिट तो हो गया, बट अब आपकी मसल को 2 kg की आदत लग जाएगी। और मसल आपका बिल्ड तब होती है जब पुरानी मसल आपका टीयर अप हो, है ना, तो वो फिर बाद में आपका स्ट्रॉन्ग मसल बिल्ड होती है। बट अगर आप 2 kg रोज कर रहे हो और वो आपको वैसे भी उठाना आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको धीरे धीरे 2 से 3 करना पड़ेगा, तो आपकी मसल को नया पुश मिलेगा, इसके लिए मसल ब्रेक होगा, टीयर होगा, फिर नई मसल बनेगी। तो इसको बोलते हैं, वैसे ही ब्रेन का भी काम वही होता है। अगर आप इसको बस थोड़ा थोड़ा फीड करते रहोगे, कंफर्ट जोन में रखोगे, तो जैसे ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, इट्स विल गो ब्लैंक, एब्सोल्युटली, है ना। तो ब्लैंक ना हो, आप एग्जाम टाइम पे ब्लैंक ना हो, इसके लिए आप खुद को पुश कीजिए। शुरू में दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी तो पढ़ने का क्या मतलब बनता है। अगर आपको शुरू में ही सब कुछ आता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस लेक्चर, है ना। यू आर ऑलरेडी अ रैंकर विदाउट इवन स्टडिंग एनीथिंग। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, है ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स जस्ट एंड दिस फॉर नाउ, है ना, छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच, है ना। आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, है ना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।